नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 17 और 18 फरवरी 2024 एग्जाम के लिए हम आपको प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है वो करा रहे हैं। इससे पहले 28 जनवरी 2019 का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसका सॉल्यूशन हमने देखा था। यदि नहीं देखा हो, मैं साइड में बटन वीडियो आपको दे दूंगा लिंक, वहां से आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जहां पर आप इससे पहले के सभी वीडियो अगर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर हम करा रहे हैं, मेन आपको यहाँ पर फोकस इस बात पर करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको अपनी तैयारी भी उसी अनुसार जो है वो करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न, बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लगभग कितनी होती है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका सी यानी कि 455 से लेकर के 390 mm तक आपको देखने को मिलती है। किसी भी माध्यम के कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है उसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है 455 से 390 एनएम। एनएम यहाँ पर क्या है? नैनोमीटर है। बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है और लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है। ये दो पॉइंट आपके दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। मक्खन किसका उदाहरण है? निलंबन, कोलाइडल घोल, पायस या फिर मिश्रण? आंसर की बात करते हैं तो पायस का जो है ये उदाहरण है। दो या दो से अधिक जो अमिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं उनसे जो मिश्रण आपका बनता है उसे कहते हैं पायस। पायस के उदाहरण है जैसे कि मक्खन और मार्जरीन, दूध और क्रीम। तो ये क्या है? अमिश्रणीय तरल पदार्थ हैं। अगला है, इनमें से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो सॉल्ट, ग्लोबुलर सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स या एप्सम सॉल्ट? आंसर आपका एप्सम सॉल्ट यहाँ पर सही होगा। लवण के एक सूत्र इकाई में जल में निश्चित जो अणु होते हैं उनकी संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। एप्सम सॉल्ट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट एक अकार्बनिक नमक है जिसे हम हेप्टाहाइड्रेट सल्फेट खनिज एप्सोमाइट, ये इसका फॉर्मूला भी दिया गया है, इसके रूप में जानते हैं। इसी को हम एप्सम नमक जो है वो कहते हैं। अगला है आपका, सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, विलियम मुइर या मदन मोहन मालवीय? आंसर की बात करते हैं तो सर विलियम मुइर आपका सही होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिला था। स्थापना 1887 में सर विलियम म्योर जो है उसके द्वारा की गई थी। अगला है, पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम? तो आप सभी को पता है कि यूपी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री भी जो है ये थी। अक्टूबर 1963 में भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद 1995 में ये उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री मायावती जो है वो बनी थी, वो आप सभी को पता है, मतलब महिला के तौर पर अगर पूछा जाएगा तब। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का याद करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूछा जाएगा तो वर्तमान का पूछा जाएगा। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ, मूल नाम था अजय सिंह विष्ट, गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत और राजनेता और सांसद भी थे। 2017 में बने थे 21वें मुख्यमंत्री। इनमें से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता, गरुड़, राम चिरैया या सारस? तो सारस है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, सारस अथवा क्रेन। राजकीय भाषा क्या है? तो आपको पता है हिंदी। और दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो आपकी उर्दू। राजकीय जो वृक्ष है वो क्या है? तो अशोक है। और राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है, या इसको टेसू भी कहते हैं। और राजकीय जो पशु है वो क्या है? तो बारहसिंगा है। और राजकीय मछली क्या है? तो मोय या चीतल है। इतनी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत या रामकृष्ण प्रदेश? संयुक्त प्रांत आपका सही हो जाएगा। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम जो है वो बदल दिया गया था, तो फिर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ये तारीख याद रख सकते हैं, 24 जनवरी 1950 को
संयुक्त प्रांत का नाम वापस से यूपी, वापस से क्या फिर नया नाम ही आप कहेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है वो रख दिया गया था, जो वर्तमान तक आपका चल रहा है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव जी के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? आगरा, वाराणसी, कानपुर या फिर लखनऊ? आंसर की बात करते हैं तो आंसर पहला यानी कि आगरा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। भगवान शिव जी के सम्मान में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कैलाश मेले का आयोजन होता है। ये मेला हर वर्ष अगस्त और सितंबर के महीने में आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में यमुना के जो किनारे है स्थित कैलाश मंदिर उस पर जो है वो लगता है। 10वां प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर जो है वो कौन सी है? आगरा, शारदा, ऊपरी गंगा या निचली गंगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी शारदा नहर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर। और ये जो है वो उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप गोमती नदी के किनारे जो है बनबसा नामक स्थान से जो है वो निकाली गई है। नहर का निर्माण कार्य सन 1920 से प्रारंभ हुआ है और 1928 में पूर्ण हुआ था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। शाखा प्रशाखाओं सहित शारदा नहर की कुल लंबाई है 12,368 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 11। वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और वीडियो लाइक के साथ साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा, पर लाइक अवश्य कर दीजिएगा, सभी लोग मोटिवेशन मिलता रहे हमें भी। तो प्रश्न बढ़ते हैं अगले पर। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सन 2000 में आया था। क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। नवंबर 2000 को हुआ था भारत के 27वें राज्य के रूप में। अब जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, ये प्राकृतिक संसाधनों में विशेष रूप से पानी, जंगल और बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियां थी। चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चार सबसे पवित्र हिंदू मंदिर यही हैं। राज्य की राजधानी आपको पता है देहरादून है। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न आपका सन 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? साहित्य, शांति, भौतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र? कौन सा सही हो जाएगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन भौतिक शास्त्र जो है वो सही हो जाएगा। सीवी रमन सर चंद्रशेखर वेंकट रमन महान भौतिकी शास्त्री जो है वो थे। प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में उन्होंने शोध किया था और जब लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तब आपका डिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ कुछ बदल जाती है। इस प्रक्रिया को रमन इफेक्ट कहते हैं और इन्होंने इसकी खोज की थी 28 फरवरी 1928 को। इस खोज के लिए इनको 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? आंसर की बात करते हैं तो बीस्टली टेल्स आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। नाम बताइए लिखा है और पहले में ऑप्शन में ईयर दे दिया है, थोड़ा सा प्रश्न में मिसप्रिंट लग रही है। तो हरिवंश राय बच्चन की आखिरी कविता 1 नवंबर 1984। अच्छा, ये कविता का नाम ही है, मिसप्रिंट नहीं है, प्रश्न सही है। तो ये कविता का नाम है और देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है ये आपके 2019 के पेपर में। 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज कर देगा। तो हरिवंश राय बच्चन की आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 है और इंदिरा गांधी जी की हत्या पर जो है ये बेस्ड है। और इनकी अन्य जो कृतियां हैं मधुशाला सभी ने सुना है, मधुबाला, मधुकलश, मिलन, यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने। इसमें ये टॉप 3 जो देख रहे हैं ज्यादातर यही देखने को मिलती है, हर जगह पूछी जाती हैं। आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1984। बढ़िया क्वेश्चन था। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा जो है वो की गई? फ्रेडरिक स्ट्रॉमेयर या कार्ल विल्हेम सीले, विलियम मर्डॉक या कार्ल लैंडस्टीनर? आंसर की बात करते हैं तो कार्ल लैंडस्टीनर जो है वो आपका सही होगा। और ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक और चिकित्सक थे। इनको सन 1930 में शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 कि डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था, तो उसका नाम पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो स्टक्स नेट आपका ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर वर्म है जो कि औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली का निशाना जो है वो बनाता है। अगला है तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या नाम से जाना जाता है?
मलक्का जलडमरू मध्य या पाक या सुंदा या आपका मलिक्कू। ये सुंदा नहीं होता है, सुंडा होता है, डा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाक जलडमरू मध्य जो है वो सही हो जाएगा। भारत के तमिलनाडु राज्य और आपका द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि जो है आपकी ये है। बाकी पाक जलडमरू मध्य की जो चौड़ाई है वो 53 से 80 किलोमीटर है। इसमें कई नदियां भी विसर्जित होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड या मैरीलैंड? आंसर की बात करते हैं तो अलास्का आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती। अलास्का उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। अगला है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये आपके टॉप के सभी कंट्री की लिस्ट दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा ही नहीं है? मस्कट, दुबई, अबू धाबी या शारजा? आंसर हो जाएगा पहला यानी कि मस्कट। ओमान की राजधानी है आपकी मस्कट, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ओमान का सबसे बड़ा शहर के रूप में भी जाना जाता है। मस्कट जो है संयुक्त अरब अमीरात देश का हिस्सा नहीं है, जबकि बाकी सभी जो है आपके हैं। अगला, इनमें से कौन सा शहर है जो कि बहरीन की राजधानी है? अंकारा, दोहा, मनामा, बेरूत? कौन सा सही हो जाएगा? अच्छा, एक चीज आपको मैंने पहले वाली जो स्विफ्ट का पेपर कराया था उसमें भी बताया था। अभी भी मैं इस बात को क्लियर तरीके से बता रहा हूँ कि आपको इंटरनेशनल लेवल की राजधानी जरूर से जरूर याद होनी चाहिए। बहुत आपको ये पेपर सीख देगा कि आपके किस किस लेवल के पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे बन सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो बहरीन की राजधानी है मनामा, तुर्की की राजधानी है अंकारा, कतर की राजधानी है दोहा, लेबनान की राजधानी है बेरूत। तो ये चारों रट लीजिएगा। अगला है कि कौन पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है वो थी? तो आपको पता है मीरा कुमार थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिड़ला हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो ये आपका बिहार के अंतर्गत जो है वो हुआ था। बाकी 1857 का विद्रोह था, एक विद्रोह जो है वो मेरठ से जो है वो स्टार्ट हुआ था। कानपुर, झांसी, आरा, फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, गोरखपुर, इन सब जगह हुआ था। गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था। और ये भी लास्ट में लिखा है कि प्रस्तुत विकल्पों में उचित विकल्प यही है। वैसे तो प्रश्न में पूछा जो गया था ना कि सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था, तो हुआ तो बहुत जगह है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिहार हो जाएगा। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या बिहार? आंसर हो जाएगा पहला यानी कि गुजरात। भारतीय खाना अल्पाहार खांडवी गुजरात व्यंजन है। गुजराती खाने में खांडवी खास तौर पर लोकप्रिय है। अगला है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। दैनिक भास्कर, उदंत मार्तंड पत्रिका या देशबंधु? आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका उदंत मार्तंड जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता, ये लिखा हुआ है। पत्रकारिता का जन्म 18वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में जो है वो हुआ था। जो चीज इंपॉर्टेंट मैं वो आपके लिए हाईलाइट भी कर देता हूँ। हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड है, जिसे 1826 को जो है वो प्रकाशित किया गया था। कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में ये हुआ था और संपादक जरूर से जरूर आपको रट के रखने हैं, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इंदिरा सोना, लेरमा रोजो या एराइज तेज या अंकुर? आंसर आपका बी यानी कि लेरमा रोजो जो है वो सही हो जाएगा। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। जनक हरित क्रांति के एम.एस. स्वामीनाथन। और ये लेरमा रोजो ये गेहूं की उच्च पैदावार वाली बीज किस्म की फसल है। लरमा है, ऊपर देखिए ऑप्शन में लरमा लिखा, नीचे लया लिख दिया है, तो लरमा नाम है। अगला प्रश्न आपका है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने जो है वो तैयार किया था? राम व्यवहार, राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद जी या बेनेगल? तो आंसर आपका बेनेगल नरसिंह राव जो है वो सही होगा। और इनका एक्चुअल में नाम बी एन राव आप सभी ने पढ़ रखा है, बेनेगल नाम सुनकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
भारतीय संविधान प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को जो है वो हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और बाकी अन्य सदस्य भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये भी सब ध्यान रखने हैं आपको सभी, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और इसके अलावा आपका पूर्व में बीएल मित्र थे, उनकी जगह पर आए थे। डीपी खेतान, बाद में टीटी कृष्णमाचारी आए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उमेद भवन पैलेस किस शहर में जो है आपका स्थित है? उदयपुर में है या फिर आपका जोधपुर में है, मैसूरू में है, जयपुर में है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका आंसर बी वाला यानी कि जोधपुर जो है वो सही हो जाएगा। उमेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में आपका जो है वो स्थित एक महल है और ये विश्व के सबसे निजी महलों में से भी एक है। नाम जो है वो राजा उमेद सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला है आपका, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या तमिलनाडु? आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि महाराष्ट्र। तो लावड़ी भारतीय राज्य महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य तमाशा का एक अंग है। वो कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट जो है वो आपका और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? क्वेश्चन करा चुके हैं 16, 12, 8 या 4। तो आंसर आपका 2016 जो है वो सही हो जाएगा। रेल बजट को अलग से पेश करने की शुरुआत हुई थी 1924 में और स्वतंत्रता के बाद भी संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने की परंपरा के तौर पर जारी रखा गया था। 2016 में भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का अंतिम वर्ष था। 2017 से फिर से आपका ये एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा था। 1773 और 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर की बात करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स आपका सही हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज्य का प्रधान था। सन 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और अंतिम गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न देखते हैं, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका जो मुख्यालय है वो पूछा गया है कहाँ है? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम या चेन्नई? आंसर यहाँ पर बात करते हैं तो आपका हरियाणा राज्य जो है वो इसका मुख्यालय है और इसमें भी गुरुग्राम, गुड़गांव शहर। आईसीआरए एक भारतीय स्वतंत्र और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगला है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? आंसर की बात करते हैं तो सेंटलिन जो द्वीप देख रहे हैं इसमें पर्यटन को अवैध जो है वो बना दिया गया है। ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। अब 2018 की करंट तो नहीं पूछी जाएगी, विमानपत्तन उद्घाटन किया गया था वो यहाँ पर पूछा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? काटजू मेनन, बलदेव जी या यशवंत राव? तो आंसर है आपका सी यानी कि बलदेव सिंह सही हो जाएगा। नाम में ही बल है तो रक्षा मंत्री में रक्षा वर्ड से जोड़कर याद रख सकते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी और सिख नेता थे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती या माही? आंसर की बात करते हैं तो नर्मदा नदी आपका सही हो जाएगा और स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका नाम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है वो प्रतिमा है। इसके साथ साथ गुजरात में ये आपका नर्मदा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी जो है वो थे। ये भी आपको पता है कि दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा है, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और अगर बात करते हैं इसकी ऊंचाई तो 182 मीटर जो है वो है। सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के तट पर जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोश या पुष्प योनि? आंसर की बात करते हैं तो परागकोश आपका जो है वो सही हो जाएगा। पुष्प के परागकोश में पराग का उत्पादन होता है। प्रकृति में किसी फूल के परागकण उसी फूल से अथवा किसी अन्य पौधे पर स्थित फूल से जो है वो आते हैं। अगला कह रहे हैं, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आंसर यहाँ पर आपका बी यानी कि कोकस जो है वो सही हो जाएगा।
कोकाई या कोकस प्रकार के जीवाणु जो होते हैं वो अंडाकार या गोलाकार होते हैं। एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जैसे माइक्रोकोकस, स्टेप्टोकोकस, लैक्टिस। अगला देखते हैं पोर्शन। उससे पहले किसी ने कल शायद कमेंट में पूछा था कि कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जीके जीएस वाले 38 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है वो आए हैं इस पेपर में। इसके बाद 39 से आपकी मैथ जो है वो स्टार्ट हो गई है और 57 तक आपकी मैथ गई है। उसके बाद देखेंगे तो 58 से फिर आपका मानसिक योग्यता जो वाले जो प्रश्न है, रीजनिंग वाले जो प्रश्न है वो स्टार्ट हो गए हैं। और रीजनिंग में भी आपका अलग से पोर्शन रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि वाला है, तो वहां से लेकर 76 तक हैं। फिर 76 से मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। टोटल 113 तक गए हैं और 114 से फिर आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होंगे जो कि आपके पूरे 150 तक जो है वो जाएंगे। समझ गया पूरा पैटर्न की कितने क्या नंबर का आता है, किसी ने पूछा था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। इस चीज को भी समझिएगा कि जो आपको मैंने दिखाया भी इससे पहले वाला पोर्शन, उसमें सिचुएशनल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप पुलिस का पेपर दे रहे हैं तो वहां पर सिचुएशनल बेस्ड कि किसी का पासपोर्ट खो गया है तो क्या होगा, इस तरीके वाला। अब 114 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रश्नों से। और नोटिफिकेशन जिनके पास भी नहीं आता सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा और वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हो गए। तो ये जो हम आपको प्रश्न करा रहे हैं ये सारे नए प्रश्न होंगे, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे वो आपको हम कल वाले पेपर में करा चुके हैं, तो वो अब नहीं कराएंगे। तो यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करते हैं, 114 से स्टार्ट हो रहे हैं। 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प आपसे पूछा गया, मुद्रा के लेकर के पूछा गया है। तो अच्छा, प्रश्न में चक्रधर पूछा जाना चाहिए था, एकदम मतलब प्रश्न में ही त्रुटि है। यहाँ पर लिखा भी है कि चक्रधर शब्द ना दिए जाने के कारण बोर्ड ने प्रश्न को निरस्त कर दिया था। चक्रधर के लिए जो समास विग्रह होता है वो चक्रधरण है, किया अर्थात जिसने, अर्थात इस तरीके से आपका ये बनता है, अर्थात विष्णु जी। अगला है निम्नलिखित विकल्प में से पूछा गया है कि आपका उस शब्द का चयन करें जो सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प। रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? भ्रमणी है, तपस्वी, निशाचर, अचर। आंसर आपका सी यानी कि निशाचर जो है वो सही हो जाएगा। और बाकी भी दिए गए, तप करने वाला तपस्वी, जो वस्तु चलने वाली ना हो अचर, भ्रमण करने योग्य भ्रमणी है, इस तरीके से। अगला अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं और पूछा क्या गया है, अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। तो मुद्रा का आपसे पूछा गया अनेकार्थी कौन सा होगा, रूप, भाग, पर्वत या गोद। तो आंसर आपका रूप जो है हो जाएगा। कहते हैं ना वो कैसे कैसे रूप दिखा रहा है, कैसे कैसी मुद्राएं दिखा रहा है, उस तरीके से। मुद्रा में सिक्का भी होता है, मुद्रा का मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, आकृति। अगला है आपका कारक को आपको पहचानना है। रोहन ने हॉकी खेली, रोहन ने हॉकी खेली, सही कर्ता कारक कौन सा होगा? कर्ता कारक आपसे पूछा गया था, तो कर्ता ने विभक्ति होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। नीचे देखे प्रश्न का सही विकल्प चुनिए और कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो या जिसका काम हो। आंसर हो जाएगा बी वाला, जो कार्य करे उसे कहते हैं आपका कर्ता का अर्थ के संदर्भ में। अगला अभी यहाँ बताया गया है कर्ता ने, सारी विभक्ति बताई गई जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। अगला प्रश्न आपका सही काल वाला विकल्प कौन सा होगा? आज वर्षा होगी, सामान्य वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है, सामान्य भविष्य है या भूतकाल है? तो भूतकाल बिल्कुल नहीं है, सामान्य भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी या सी में से सामान्य भविष्यत काल आपका है, जिसमें क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में होना सूचित हो उसे कहते हैं सामान्य भविष्य काल। जैसे आज वर्षा होगी, कल मैं हरिद्वार जाऊंगा, इस प्रकार से। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हवा चलती है, बच्चा रोता है, इस प्रकार से। और संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है? जिसमें संभावना हो और साथ ही साथ क्रिया के जिस रूप से संभावित कार्य होना सूचित हो या जिसके होने की संभावना हो उसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। वो आया हो, उसने खाया हो, इस तरीके के वाक्य। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपसे पूछा गया है। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही, कौन सा सही हो जाएगा? आंसर यहाँ पर सीता वीणा बजा रही, ये जो है वो सही हो जाएगा। लिखा भी गया है कि सीता वीणा बजा रही है, ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक कहते हैं और बाकी सभी अकर्मक क्रियाओं के एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सही पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है साम्राज्ञी का। राजा होगा, महाराजा होगा, सम्राट होगा, बादशाह होगा, तो सम्राट हो जाएगा। सम्राट आपका पुल्लिंग रूप है और आपका साम्राज्ञी जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। राजा का रानी होता है, महाराजा का महारानी, बादशाह का बेगम होता है। सही बहुवचन आपसे जो है वो पूछा गया है चिड़िया का।
तो चिड़िया चंद्रबिंदी लगी है, चिड़ियाएं है, चिड़ियो हो है या चिड़ा है। आंसर हो जाएगा आपका चिड़िया। ऑप्शन भी एक से एक देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो पाए। तो आंसर पहला हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या ध्वनियां? तो आंसर बी ऑप्शन व्यंजन जो है वो सही हो जाएगा। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का और आ मिलकर के का बन जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प हैं, उससे संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द वाला विकल्प आपको बताना है। शक्ति से कौन सा शब्द बनेगा? ध्यान दीजिएगा, संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द बताना है। शक्तिवर्धन, शक्तिशाली, शक्तिरोधक, सशक्त। तो आंसर यहाँ पर दिया गया है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न को ही निरस्त कर दिया था, सबको कॉमन नंबर दिए थे, मतलब प्रश्न में त्रुटि होगी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प हैं, सही क्रम बताना है आपको। व्यंजन का को स्वर सहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या स्वर? आंसर आपका हलंत जो है वो सही हो जाएगा। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे चा के नीचे हलंत लग गया तो फिर उसमें आ इंक्लूड नहीं होता है। जब आ इंक्लूड कर देंगे तो ये पूरा चा हो जाता है। यही चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई थी। वर्ण विच्छेद करके भी पूछा जाता है, तो देख लीजिए कैसे वर्ण विच्छेद होता है। का हलंत लगा के फिर छोटा, फिर माँ, फिर छोटा, इस तरीके से। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में जो रेखांकित है उसके शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को आपको पहचानना है। तो कोई आपका पूछा गया अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध या निजवाचक। तो आपका निश्चय नहीं है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और कौन कौन से शब्द हैं निश्चय? जैसे कुछ दे दीजिए, कोई आपसे मिलने आया, कुछ तो कहो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप या अंधा युग? आंसर आपका प्रिय प्रवास जो है वो सही हो जाएगा। बाकी रचनाएं भी बताई गई, जैसे झरना तो जयशंकर प्रसाद जी की है, प्रेम प्रलाप जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, और अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती जी की है। अगला है आपका कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का उचित उपन्यास रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है? मधुशाला, मैला आंचल, मुद्रा राक्षस या मृगनयनी? तो मधुशाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ऊपर ही हम बता चुके हैं। मैला आंचल यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस जो है वो भी हम आपको बता चुके हैं, विशाख दत्त की रचना है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की। मधुशाला तो हरिवंश राय बच्चन ऊपर आया ही था। और जो आंसर है इसको जरूर याद रखिएगा। अगला आपका है चार विकल्पों में से उसका विकल्प है जो बताना है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, आपसे जो है वो पूछा गया है। राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद या वैदेही वनवास? तो वैदेही वनवास मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, अपितु अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रबंध काव्य है। और इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं। राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद मीराबाई के प्रमुख संग्रह हैं। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है, इसको जरूर याद रखिएगा। प्रश्न में दो विकल्प सही होने के कारण पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने इस प्रश्न को भी निरस्त कर दिया था। कितने प्रश्न निरस्त हुए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया था? तो हिम तरंगिणी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1955 में जो है वो इनको दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इनकी बाकी रचनाएं जो है वो भी यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे 135 तक आपको देखने को मिलेगा एक गद्यांश। और गद्यांश आपका दिया गया है कि पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंबा जो है वो नहीं कह डाला था। इससे सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले आते थे। चंबा की वादियों को लेकर के बात की गई है। और अगर बात करते हैं मन में आवेश उठते हैं, रावी नदी की बात की गई है, शीतल हवा के झोंकों की बात की गई है, सैलानियों की बात की गई है, प्रकृति की सुंदरता की बात की गई है। प्रकृति के अलावा जनसेवक राजा मिला, इन राजाओं के काल में सिर्फ यहाँ की लोक कला फली फूली, इनकी ख्याति भी जो है वो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में स्पीड में पढ़ लिया हमने। अब प्रश्न देखते हैं, चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन को का कैसा मेल है? ये आपका मन को हरने वाला है। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कब कहा है? तो अनुभव के बाद कहा है। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? राजा के कारण कहा गया है। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? तो कलम शैली ने बनाई। वसीकृत शब्द का समानार्थी जो है वो क्या होगा? तो वसीकृत ख्याति, मंत्रमुग्ध, उल्लेखनीय, सैलानी। आंसर मंत्रमुग्ध जो है वो सही हो जाएगा। चार विकल्प हैं, उसमें आपसे पूछा गया है कि अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? भिखारिन को देखकर पट देते बार बार, वो पूछा गया कौन सा अलंकार है? आंसर यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा।
श्लेष अलंकार के अंतर्गत संभग श्लेष में शब्द में भंग करने पर दूसरा अर्थ जो है वो निकलता है। अरे एक ही अर्थ, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, बस ये सीधा से याद रखिए। अगला है निम्नलिखित जो प्रश्न है इसमें विकल्प में पूछा गया है, अव्यय के भेद कौन सा है? सबने उसे बुरा बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। लेकिन में पूछा गया है, विस्मयादि तो है बिल्कुल नहीं होगा, संबंध बोधक भी नहीं होगा, समुच्चय आपका हो जाएगा, क्रिया भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, आपसे पूछा गया अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प। तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, आपसे पूछा गया है कौन सा होगा? तो क्या पूछा गया है? सबसे अच्छा अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप। तो विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, या विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है? आंसर है आपका बी वाला यहाँ पर सही होगा, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। अगला है उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे जो है वो क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं सममात्रिक छंद। और नाम में ही है सममात्रा मतलब समान मात्रा। पहले और तीसरे चरण में और दूसरे और चौथे चरण में वर्ण या मात्राओं की समानता होती है और यही आपका अर्ध सममात्रिक छंद जो है वो होता है। विषम में आपका चारों चरणों में असमानता रहती है। अगला आपका प्रश्न है, मुहावरा पूछा गया है, घाट घाट का पानी पीना, क्या अर्थ होता है इसका? मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना या अनुभवी होना, तो बहुत अनुभवी होना आपका सही हो जाएगा। प्यास बुझाना मतलब होता है इच्छा पूरी करने के संदर्भ में, खुशी को मनाना का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होने के संदर्भ में, और लज्जित होना का मतलब होता है किसी काम में असफल होने के संदर्भ में। अगला आपका है, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है? तो ये आपका करुण रस जो है उसकी उत्पत्ति जो है वो रहती है। अगला प्रश्न आपका है कि राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य में आपको यहाँ पर परिवर्तन करना है। तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, राधा स्कूटी राधा चलाई। आंसर हो जाएगा आपका पहला, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। अगला है कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? तो इस तरीके से ऑप्शन है, आंसर पहला सही हो जाएगा, पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना। उद्धरण चिन्ह का जो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि सही विकल्प नहीं होने के कारण पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसको भी निरस्त कर दिया था। उद्धरण चिन्ह आपका जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न को निरस्त कर दिया गया। अगला कह रहा है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ बताए। तो शरीर का क्या अर्थ होगा समान अर्थ? कलेश्वर, विटप, पद्मा या महिला? आंसर आपका कलेवर जो है वो सही हो जाएगा। कलेवर के अलावा विटप का वृक्ष होता है, पद्म का सरस्वती होता है और आपका महिला का स्त्री होता है। अगला है आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द इनमें पूछा गया कौन सा नहीं है? 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं है, डैश होते हैं, क्रिया होते हैं, अव्यय होते हैं, शब्दांश होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं, शब्दांश या अव्यय होते हैं जो भी किसी भी शब्द में आगे या पीछे जुड़ करके नए सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। और प्रश्न में 2 विकल्प सही होने के कारण इसको भी पुलिस भर्ती बोर्ड ने निरस्त कर दिया था। तो शब्दांश भी ऑप्शन में है और अव्यय भी आपका ऑप्शन में है, इसीलिए आपका ये भी निरस्त कर दिया गया था। मतलब पेपर क्या सोच के बनाया गया था समझ में नहीं आ रहा है। अगला है 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कि प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, शेरनी, दयामय, परिचय। आंसर आपका कौन सा होगा? तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। परिचय आपका ऐसा शब्द है जो कि प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, शेरनी, दयामय में क्रमशः आपका शिष्या में आ प्रत्यय है, शेरनी में नी प्रत्यय है, दयामय में मय प्रत्यय है। अगला पूछा गया मक्षिका जो शब्द है इसका तद्भव रूप जो है वो क्या होगा? मोर, भौरा, मेढक, मक्खी। आंसर हो जाएगा आपका मक्खी। मक्षिका का तद्भव रूप मक्खी है, मोर का मयूर है, भौरा का भ्रमर है, मेढक का मंडूक है। 148 प्रश्न पे पहुंच गए हम। सन्यासी जो शब्द है इसका पूछा गया है विलोम शब्द। तो गृहस्थ होगा, वैरागी होगा, शिष्ट होगा, सुलभ होगा। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला यानी कि गृहस्थ जो है वो सही हो जाएगा। सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है। बाकी विकल्प भी है, वैरागी का अनुरागी, शिष्ट का अशिष्ट है, सुलभ का दुर्लभ है, इस तरीके से। सेकंड लास्ट प्रश्न है और लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कि सही संधि विच्छेद वाला है। अच्छा आपने देखा इस पेपर में सब कुछ पूछ लिया गया है, जितना भी ग्रामर पोर्शन हो सकता हो लास्ट एक-एक करके सब पूछा गया है। नारी प्लस इच्छा, नर प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा या नारी प्लस इच्छा करके आंसर पहला नारी प्लस इच्छा जो है आपका सही हो जाएगा।
और ये दीर्घ स्वर संधि जो है इसका उदाहरण है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इनमें पूछा गया उस विकल्प का चयन करें जो कि शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत का, निश्चित होगा, इच्छा होगा, तरफ होगा, गरीब होगा, कौन सा सही होगा? इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी कोई सुझाव हो कमेंट में अवश्य बताइएगा। कोई वीडियो ना मिले जो हमने पहले कराया है तो भी कमेंट आप कर सकते हैं। और लाइव टाइमिंग वही लगभग 7:30 8 के बीच में है। और एक रात में भी हम आपको करा देते हैं 10 साढ़े 10 बजे के टाइमिंग में। तो लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन अपडेट सभी मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।